ओके, सो ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हम जब एक दफ़ा स्विच को दबाते हैं या पुश बटन को दबाते हैं तो वो बाउंस करके जब वापस दोबारा लगता है तो वो टच कर जाते हैं उसके टर्मिनल्स और उसमें आपको मल्टीपल ऑन ऑफ सिग्नल्स मिलते हैं। तो उसको ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो ये हो सकता है कि भाई मुझे जैसे ही अगर 1 मिला है स्विच पे तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद इनपुट ना लूँ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डीबाउंसिंग, ठीक है, कि वो बेशक ऑन ऑफ होता रहे, मैं उसको इग्नोर कर दूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन था उसमें हम डिबाउंस की लॉजिक डाल सकें, जो कि हम इस जगह पर जो हमारे लेट से जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि रीसेट में तो चलो ठीक है, बेशक ज़्यादा दफ़ा रीसेट भी हो गया तो ज़ीरो ही होगा, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आगे हम ये डिबाउंस का मॉड्यूल इंस्टेंशिएट कर सकें, ठीक है। तो डिबाउंस का मॉड्यूल कैसे इंस्टेंशिएट करेंगे, उसके लिए मैंने ना एक पहले से डिबाउंस का मॉड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डिबाउंस का एक मैंने मॉड्यूल लिखा हुआ है और लेट से कि मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिबाउंस क्या करता है, करता जो भी है हम उसकी इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। इसको एक इन आ रही है, किसको आउट आ रही है, और ये मेक श्योर ये करता है कि भाई जो भी इनपुट आ रही है इसके अंदर हमने एक रखा हुआ है कि इतनी देर के लिए उसको, उस पर अगर कोई भी चेंज आए तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो वो इसकी लॉजिक में अभी ना जाए, अभी हम इसकी सिर्फ इनपुट आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा काउंटर है मैं उसके अंदर ये डिबाउंस की लॉजिक डाल दूँ, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट थे जो जो अगर मैं पावर पॉइंट पे जाऊँ, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो बाहर से आ रहे थे वो वो इस मॉड्यूल से गुजर कर फिर आगे जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने मेन जो काउंटर वाला मॉड्यूल है इसके अंदर डिबाउंस का मॉड्यूल इंस्टेंशिएट करना है। तो इंस्टेंशिएट करने के लिए हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसका इंस्टेंस का नाम लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डीबी इंक्रीमेंट वाला डिबाउंस में कहता हूँ और दूसरा मैं डिक्रीमेंट वाला कह दूंगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैं बजाय इसके नोटपैड प्लस प्लस में आ जाऊं, क्योंकि मैंने वही फाइल नोटपैड प्लस प्लस में खोल लिया, ठीक है, जो जिस पे कर रहा था, क्योंकि इस पे जरा कॉलम मोड बेहतर है। मैं असल में करना ही ये चाह रहा था कि ये कॉलम में सिलेक्ट करके डिलीट कर सकूं, डॉट लगा सकूं, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा था कि कोई भी मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाना हो तो उसको डॉट लगा के उसकी एक एक पोर्ट को टाई कर दे, ठीक है। सो मैं क्लॉक को क्लॉक के साथ टाई कर देता हूँ, रीसेट को रीसेट के साथ टाई कर देता हूँ। और क्योंकि ऐसे मैंने दो लगाने हैं, एक इंक्रीमेंट के लिए और एक डिक्रीमेंट के लिए, तो ये भी मैं दो लगा लेता हूँ, ठीक है। एक को नाम मैं डीबी इंक्रीमेंट देता हूँ, एक को नाम मैं डीबी डिक्रीमेंट देता हूँ। अब मैं करना ये चाहता हूँ कि जो बाहर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहे हैं वो इसको जाएं और इसकी जो आउटपुट है वो आगे सर्किट में यूज हो। तो मैं जो बाहर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहे हैं, इंक्रीमेंट को मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, डिक्रीमेंट को मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, ये अब मॉड्यूल लग गए, ठीक है। तो मैं जो चाहता हूँ ना कि जब मैं ऐसा कोड लिखूं तो जो आपने फील करना है वो, जब आपको इंस्टेंस बना रहे हो आप समझें कि ये जो मैंने कोड लिखा है इससे ये काम हुआ कि ये दो डब्बे अब हार्डवेयर में लग गए, एक डिबाउंस इंक्रीमेंट और एक डिबाउंस डिक्रीमेंट। इसके साथ मैंने क्लॉक और रीसेट टाइप कर दिए, इंक्रीमेंट टाइप कर दिया, इसके साथ मैंने क्लॉक और रीसेट और डिक्रीमेंट टाइप कर दिया, और इसकी अब आउटपुट आगे मैं सर्किट में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्लॉक रीसेट, अच्छा सर्किट में आगे जो मैंने यूज किया हुआ है उनका नाम भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही था। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बजाय ऑब्वियसली अब मैं आउटपुट पे निकालूंगा तो मैं कोई और नाम दूंगा, तो मैं लेट्स से इसका नाम देता हूँ इंक्रीमेंट आउट, ठीक है। और जहां जहां आगे इंक्रीमेंट आ रहा था उसके बजाय मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट आउट, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो बाहर से इंक्रीमेंट आ रहा है वो इस ब्लॉक को जा रहा है और इधर से जो इंक्रीमेंट आउट निकल रहा है वो जहां जहां पे पहले इंक्रीमेंट लगा हुआ था वो लग गया। तो इसका मतलब है कि अब ये डब्बा मेरा दरमियान में इंक्रीमेंट का लग गया। इसी तरह मैं डिक्रीमेंट की आउटपुट को कहता हूँ डिक्रीमेंट
आउट, और इस जगह पर भी फिर मैं डिक्रीमेंट आउट डाल देता हूँ, और डिक्रीमेंट मेरा नहीं ख्याल किसी और जगह आ रहा है। तो ये मेरा डिबाउंस का मॉड्यूल लग गया, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे इनको डिक्लेयर भी करना चाहिए। वैसे अगर एक बिट की वायर हो तो उसको डिक्लेयर ना भी करें तो आपको कंप्लेन नहीं करेगा Xilinx, लेकिन मैं फिर भी एज कह लो कि बेहतर होता है कि आप सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड रखें ताकि आदत रहे, ये ना हो कि कोई ज़्यादा बिट वाली हो और आप उसको डिक्लेयर करना भूल जाए बाद में। तो ये मैंने बना दिया। अब ये जो डिबाउंस का सर्किट है क्या काम कर रहा है कि वो शुरू में कुछ देर के लिए इग्नोर कर देता है। उसका डिज़ाइन कैसे, हम उस पर नहीं पढ़े। आप समझेंगे ये डब्बा किसी ने आपको बना बनाया दे दिया जो कि ये काम कर रहा है कि डिक्रीमेंट कि कोई भी इनपुट आए उसको जब वो 1 आए तो वो एक 1 जनरेट करेगा, वो उसके बाद काफ़ी देर के लिए कोई और 1 बेशक ये 1 0 होता रहे उसको इग्नोर कर दे, ठीक है। वो हमने टाइम खैर थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ, आई डोंट नो कितना रखा है, लेकिन बहरहाल इसको असूली तौर पे चलना चाहिए। अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि मैं प्रोजेक्ट में वापस आया। उसने कहा कि जी ये वाली फाइल जो है ना ये इस एडिटर से बाहर चेंज हुई है, क्योंकि मैंने नोटपैड प्लस प्लस में किया, तो मैं रीलोड कर लूँ। मैं उससे कहता हूँ हाँ जी रीलोड कर लो। तो वो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो इस जगह पर अब हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी हिली जुली इसलिए है क्योंकि इधर टैब मेरा ख्याल है 8 का चल रहा है, उधर टैब 4 का चल रहा था, बट लेट्स जस्ट इधर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा क्योंकि इसको डिक्रीमेंट की ये डिबाउंस डॉट वी नहीं मिली, ये डिबाउंस मॉड्यूल जिसमें कितने पे है? कितने पे है? 10 कौन है कितने पे है? और रोटी के लिए मैं रखे मैं बहुत ही दे रही हूं। ये बिलाल है कि कौन है? बिलाल है। तो वही बिलाल कितने पे है? बिलाल है। गांव में सर सिग्नल होते नहीं है, यहाँ एक दुकान पे आया वो हूँ, अच्छा वहाँ बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप म्यूट करके वो कितने पे भी करते चले ठीक है। अब हो गया, इस नमाज तरह से हमें वापस आपकी आपकी मीठी बोली भी सुनने को मिल गई जो कि मजेदार थी, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक, यहाँ पर हमें काउंटर यहाँ पर अब हमें ये वाली फाइल ऐड करनी है। मैंने ये प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी तो कर दी थी डिबाउंस, लेकिन प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती उस फोल्डर में। अगर हम कॉपी करें उसको ऐड उसी तरह करते हैं जिस तरह हम कोई नया सोर्स ऐड करें। इसमें न्यू सोर्स के बजाय ऐड सोर्स करते हैं अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल हो। तो मैं इसमें मैंने फोल्डर में कॉपी कर ली थी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसने कहा अच्छा जी इसको ऐड कर दूं, मैंने कहा जी ऐड कर दो। तो ये हमारा डिबाउंस की का मॉड्यूल भी आ गया, ठीक है। यानी अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये फाइल वही खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये ध्यान में रखें कि हमने टॉप लेवल को सिलेक्ट करके हमेशा सिंथेसाइज करना है। तो इसको करके मैं कहता हूँ अच्छा अब जरा दोबारा सिंथेसाइज करो। दोबारा सिंथेसाइज करने में अब मैंने ये वाली चेंजेस कर ली हैं जो मैं आपको स्लाइड में बता रहा था कि मैंने एक डिबाउंस का सर्किट डाल दिया है कि मैं एक दफ़ा प्रेस करूंगा तो ये बाउंसिंग हो भी जाए, ये जो ऊपर दिखाई हुई है कि बहुत दफ़ा 1 0 हो, लेकिन डिबाउंस का काम ही ये है कि वो उसको इग्नोर करे थोड़ी देर तक, कि बेशक ऑन ऑफ होते रहे, उसके बाद वो कहते हैं अगली चेंज लेगा। तो अगर ये ठीक था सर्किट तो फिर हम इसको चलाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ओ एक छोटी सी चेंज मैं और भी करना चाहता था। मैं ये भी चाहता था, ये वैसे मुझे नहीं समझ आई कि पहले वो क्यों नहीं चला था। मैंने 0 से 3 किया तो चल गया, लेकिन मैं इसको 0 वापस कर दूंगा क्योंकि काउंटर हमारा असल में तो 0 से चलना था। तो कोई बात नहीं, छोटा सर्किट है, सिंथेसिस जल्दी हो जाता है। ये जो सिंथेसिस है ऑल्दो ये ऑटोमेटेड है, लेकिन ये टाइम लेता है कई दफ़ा। यानी छोटे छोटे सर्किट में तो आप देख रहे हैं 1 मिनट में हो रहा है, लेकिन जो टिपिकली आप एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ में काम करते हैं तो अमूमन हम घंटे 2 घंटे की बात कर रहे होते हैं ऑन एवरेज कि इतनी देर लग जाती है सिंथेसिस को। तो हार्डवेयर वालों के पास ये टाइम होता है कि जब सिंथेसिस कर रहा हो तो आप क्या करें। तो टिपिकली हम पैरेलल में प्लान कर रहे होते हैं कि अगला सिंथेसिस कैसे लगना है और उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है, तो दरमियान में वो काम करें। चलो जी, ये हमारा सिंथेसिस हो गया। अच्छा, सिंथेसिस हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका प्रोग्राम करने का भी बता देता हूँ, ठीक है। साथ ही मैंने अभी आपको जो पहले तरीका बताया था वो ये था कि मैं इधर से ये कॉन्फ़िगर टारगेट खोलूंगा तो उससे ये मेरे पास जो अभी खुला भी होगा, इधर इम्पैक्ट खुला था, कहाँ गया यार, गायब हो गया, ये था,
ठीक है, और इसके ज़रिए प्रोग्राम किया था। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं फाइल नहीं सेव करता, लेट्स से, ठीक है। एक तो यही था कि मैं इधर से प्रोग्राम कर दूं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। दूसरा तरीका ये है कि डिजिलैंड का एक सॉफ्टवेयर है एडेप्ट, ठीक है। आप एडेप्ट गूगल पे सर्च करें तो, बल्कि डिजिलैंड एडेप्ट लिखते हैं, वरना तो वो एडेप्ट का मीनिंग आपको बता देगा। डिजिलैंड एडेप्ट, ठीक है। डिजिलैंड वो कंपनी है जिसने ये बोर्ड बनाया हुआ है। तो आप ये डिजिलैंड एडेप्ट 2 आ गया, आप इसको यहाँ से आकर डाउनलोड कर दें, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही काम ही किया था, मेरे पीसी पे इंस्टॉल नहीं था, मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। इससे एक और पेज वैसे खुल गया था जिसके अंदर ये विंडोज़ के लिए जो डाउनलोड थी, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। इसने प्रॉबेबली मुझसे पूछा था, एक वो छोटा सा फॉर्म था, फिल कर लिया था, वो 2 मिनट लगते, उसके बाद डाउनलोड हो गया। उसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करेंगे तो अब आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ठीक है, डिजिलैंड एडेप्ट। अच्छा ये देखें, ये मैंने जैसे ही चलाया है, मैंने इधर से आके एडेप्ट पे सर्च किया, उसको क्लिक किया, उसने खुद ही से डिटेक्ट कर लिया है। वो जो पूरा था ना कि आपने इनिशियलाइज चेंज करनी है और जाए करना है, ये वाला उससे सिंपलर तरीका है, ठीक है। तो अगर आप इसी बोर्ड पे या नेक्सस या डिजिलैंड वाले बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं तो प्रॉबेबली ये ज़्यादा इजी तरीका है। इसमें आपको बस ब्राउज करके जाना पड़ेगा कि कौन सी बिट फाइल प्रोग्राम करनी है। तो मेरे पास कहाँ पर था, डेस्कटॉप पे हूँ, DLD के अंदर काउंटर टेस्ट के अंदर ये काउंटर डॉट बिट थी, ये मैंने प्रोग्राम करनी थी। तो ये मैंने प्रोग्राम की, और प्रोग्राम करके मैं कैमरे पे आ जाता हूँ। ये हमारा बोर्ड था, ओके, 0 ही आ रहा है, इस तरफ से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 आया, दूसरी दफ़ा किया तो 2 आया, ठीक है। ये आपको LED नज़र आ रही है ना, मैं दोबारा रीसेट कर देता हूँ। रीसेट किया तो आप देखें सारी LEDs ऑफ हो गई, इसका मतलब 0 0 0 0। फिर मैंने ये राइट साइड वाला इंक्रीमेंट था, आपको शायद लेफ्ट पे नज़र आ रहा हो लेकिन मेरा राइट ही है ये, तो एक दफ़ा क्लिक किया तो ये 1 हो गई, दूसरी दफ़ा क्लिक किया तो ये 1 0 हो गया यानी 2, तीसरी दफ़ा क्लिक किया 1 1 हो गया यानी 3, चौथी दफ़ा क्लिक किया 1 0 0 यानी 4, पांचवी दफ़ा क्लिक किया 1015, छठी दफ़ा 110, सातवीं दफ़ा किया 111, आठवीं दफ़ा किया 1000 वगैरह वगैरह, ठीक है। वापस आना चाहूँ तो दूसरी तरफ डिक्रीमेंट करूँ, 8 है, माइनस करूँगा तो 7 आना चाहिए, 111, ठीक है, 111 आ गया। फिर माइनस करूँगा 110, फिर डिक्रीमेंट करूँगा तो 101, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ठीक काम कर रहा है डिबाउंस का सर्किट लगने के बाद। और ये 3 2 1 और 0, 0 पर डिक्रीमेंट करूं तो क्या होगा, क्या ख्याल है? 0 पर ऑन ही डिक्रीमेंट, नहीं होगी, हाँ ऑन ही नहीं होगी लाइट। नहीं नहीं, ऑन तो होगी। 0 पर डिक्रीमेंट करेंगे तो -1 आ जाता है जो कि ऑल वंस होता है। तो ये देखें, ये ऑल वंस आ गया, 4 बिट का है, ठीक है। तो इस ये डिक्रीमेंट होते होते ये उल्टा 15 बन गया, ठीक है। 15 में 1 ऐड करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 15 + 1 16 होता है, लेकिन हमने 4 बिट का रखा हुआ है। तो 4 बिट में पहली 4 बिट 0 ही है, 5वीं बिट की जगह ही नहीं, इसलिए वो नहीं चला। तो ये यानी कि अब हमने अपना काउंटर पूरा एक तरह से कह लें कि टेस्ट भी कर लिया सिंथेसिस करके। अच्छा, सिंथेसिस में एक दो चीज़ें जो मैं क्विकली स्किप कर गया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ। प्रोजेक्ट नेविगेटर कहाँ गया यार, ये ठीक है, कि अभी तो मैंने सिंपली जनरेट प्रोग्रामिंग फाइल को डबल क्लिक किया, लेकिन असल में पहले एक सिंथेसिस का स्टेप होता है। इनफैक्ट आप इसके आगे जाकर वो ये RTL स्कीमेटिक देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें आके आप जो है ना डिफरेंट ब्लॉक्स को देख सकते हैं। आई थिंक काउंटर ऐड कर दूं, क्रिएट स्कीमेटिक करूं, तो ये आपको ना एक एक करके इसके अंदर क्या सर्किट बना है उसकी डायग्राम से भी बना के दिखा देगा कि ये डिबाउंस लगा हुआ है, डिबाउंस के आगे क्या सर्किट है, ठीक है। कैसे उसने सिंथेसिस करके अपने पास अपने कंपोनेंट्स में इसको तोड़ा है, ठीक है। टिपिकली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जिसके लिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ कि इसके सिंथेसिस के बाद भी रिपोर्ट जनरेट होती है और प्लेस एंड राउट के बाद भी रिपोर्ट जनरेट होती है। ये जो आखिरी स्टेप है प्लेस एंड राउट प्रोग्रामिंग से पहले, ये इसके ऊपर जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसको देखना कि उसमें अगर हमने इसको कहा था कि 100 मेगाहर्ट्ज पे चलना चाहिए तो क्या टाइमिंग मीट हुई भी थी कि नहीं, यानी कि क्या सिंथेसिस टूल को इसमें कोई मसला तो नहीं आया। तो इधर आप अगर देखेंगे ना तो एक SYR टाइप की फाइल्स होंगी, मे बी मैं टाइप से रेंज कर देता हूँ। तो इधर कहीं पे आपको शायद SYR फाइल नजर आए, आ रही है किसी को नजर? ठीक है, चलो पहले मैं आपको PAR दिखाता हूँ। ये जो PAR फाइल है ना, ये प्लेस एंड राउट रिपोर्ट है। ठीक है, इसको अगर मैं नोटपैड में खोलूं तो ये बता रहा है कि अच्छा यार, ये फाइनल जब उसने सब कुछ कर लिया था तो ये आपको बता रहा है कि यार आपका जो डिजाइन था ना वो कितने स्लाइस रजिस्टर्स यूज कर रहा था, कितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा था, मेमोरी 0% यूज कर रहा था, क्योंकि हमने कोई ब्लॉक रैम नहीं यूज की, हम बाद में पढ़ेंगे वो क्या होती है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपने देखना है कि यहां पर इसने ये तो नहीं कहा कि ये वाली लाइन जो सिंगल लाइन है ना कि ऑल कंस्ट्रेंट्स वर मेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये बता रही है कि जो मैंने इसको बताया था कि 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, सिंथेसिस का टूल ने इस तरीके डिजाइन को प्लेस किया कि वो 100 मेगाहर्ट्ज पे ये चलेगा। अगर ये 100 मेगाहर्ट्ज पे ना चल पाता तो उसने इधर कहना था कि टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स आर नॉट मेट, कि टाइमिंग कंस्ट्रेंट मीट नहीं हुए। उसमें फिर आप थोड़ा सा लंबे साइकिल में चले जाते हैं, यानी फिर आप ढूंढते हैं क्यों नहीं हुए। अगर मैं बहुत सारा कम्बिनेशनल पाथ बना दूंगा बड़ा सारा, तो उसमें हो सकता है कि वो उस एक गेट से दूसरे गेट से तीसरे गेट पे आउटपुट आते आते 10 नैनो सेकंड से ज्यादा हो जाए, तो तब ये मीट नहीं करेगी टाइमिंग। और जब टाइमिंग मीट नहीं करेगी तो यहाँ पर एरर आप देखेंगे, ये जो PAR फाइल है प्लेस एंड राउट। तो ये एक कह लें कि इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपको देखना चाहिए हर दफ़ा। मैं ये कहूँगा कि ऑल्दो अभी आप छोटे छोटे डिज़ाइन बना रहे होंगे जिनमें ये ऑलमोस्ट हमेशा ही मीट हो रही होगी, लेकिन आप स्टिल ये आदत डाल लें कि आप इसको हमेशा देखा करें। जैसे ही सिंथेसिस ख़त्म हो तो आप सबसे पहला ये काम करें कि ये प्लेस एंड राउट वाली रिपोर्ट खोलें और उसको देखें। इन केस वो मीट नहीं होते तो फिर उसके कुछ तरीके हैं। उसके लिए आप ये एनालाइज टाइमिंग को डबल क्लिक कर सकते हैं। इससे टाइमिंग एनालाइजर खुल जाएगा और वो बताएगा कि कितना टाइम कौन कौन सी चीज़ ले रही है वगैरह वगैरह। लेकिन वो इस कोर्स के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए मैं उसको भी कवर नहीं करूँगा। लेकिन इट्स नॉट डिफिकल्ट, यानी कि आप खोलेंगे तो वो आपको बता देगा कि कौन कहाँ पर टाइमिंग मीट नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अच्छा ये क्या मैजिक था, ये जो डिबाउंस वाला सर्किट था। ठीक है, अगरचे मैं ऐसा करूंगा कि क्योंकि आप लोगों के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, आप लोगों का सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? सर जनवरी के स्टार्ट में। यानी कि हमें आपको 25 कि आज वो अनाउंस हो गया ना कि 26 से 10 जनवरी, तो क्या आपको FPGA पे हैंड्स ऑन काम करने का मौका शायद ना मिले ना? जी जी बिल्कुल सर। जी सर, अनफॉर्चुनेटली। हाँ नहीं, ये वैसे अभी तो शायद कुछ आपके अनफॉर्चुनेटली पे हंसने की भी मुझे आवाज आई है पीछे कि, लेकिन ये वाकई अनफॉर्चुनेट है बिकॉज आप लोगों का प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा हर्ज हुआ है और इसका भी हर्ज हो रहा है। प्रोजेक्ट बनाकर FPGA पे चलाने का जो मज़ा है ना वो अपना ही है। अगर आप ऑल्दो मैं उसका सिमुलेशन में आपको प्रोजेक्ट्स दे दूंगा कि आप सिमुलेट कर लें, लेकिन इट वुड हैव बीन मच बेटर कि अगर आप FPGA पे चला कर चीज़ों को दिखाते। तो मैं अलाउ दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स कर दूंगा, सिमुलेशन बेस भी और FPGA बेस भी। तो जो पिंडी इस्लामाबाद में है, अगर वो क्योंकि हम शायद आ ही रहे होंगे ऑफिस, तो आप स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होंगे, लेकिन कोई अगर प्रोजेक्ट पे आकर FPGA पे वेरीफाई करना चाहे तो उसको ऑप्शन होगी कि वो आकर FPGA लैब में बैठ जाए। मैं साथ से डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कब अवेलेबल होगा। अभी मुझे पता नहीं हमारे भी टाइमिंग क्या होते हैं, लेकिन बहरहाल आई वुड लाइक के
कोई बंदा FPGA पे जरूर करे, मतलब जो एटलीस्ट पिंडी, कितने लोग पिंडी इस्लामाबाद में आप में से? सर मैं इस्लामाबाद में, पिंडी में इस्लामाबाद में ही हूँ। आप हैं या नहीं फरहान। है? फरहान फरहान इधर ही है। इधर ही है? सर मैं गाँव आया हुआ हूँ। आप गाँव आए हुए हो? गाँव आया हुआ हूँ सर। ठीक है, ठीक है। चलें ठीक है, इस वाले इशू को खैर अलहदा से फिर देखते हैं। ये मेरा ख्याल है कि किसी तरह होना चाहिए कि बीच में आप ना कुछ दिन के लिए आकर इसको चलाने की कोशिश कर लें, 2-3 दिन लगा कर एटलीस्ट, यानी सिमुलेशन में पूरा काम कर लें और बाकी का काम न करें। मैं करूँगा ये कि ये जो डिबाउंस वाली फाइल है ये मैं ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं आपसे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, तो ऑलरेडी आपके पास फोल्डर तो है ही कोर्स वाला, मैं YouTube के नीचे भी डाल दूंगा ताकि आप लोग उधर से जो देख रहा हो वो भी डाउनलोड कर ले। अच्छा, अब जो एक चीज है वो है ये डिबाउंस वाला सर्किट, ये क्या काम कर रहा है। एक आपको थोड़ी सी मैं ये चाहूंगा कि आपके अंदर ये वाली आदत भी डेवलप हो कि आप लोग कोड को देख के समझ सकें कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, यानी अभी तक तो हमने ये किया ना कि हमने पहला स्टेप किया, हमने कुछ डिजाइन किया, उसका वेरिलॉग कोड लिखा, उसका टेस्ट किया, लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि इसका ऑपोजिट भी कई दफ़ा करना पड़ता है कि आपको बने बनाए कोड्स होते हैं जिनको समझना होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये उसके लिए बहुत सिंपल वाली एग्जांपल है कि ये क्या कर रहा है। इसको इनपुट वाला सिग्नल आता है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इनपुट आती है एक इनेबल का सिग्नल है, एक रजिस्टर है जो 1 होता है अगर बाहर से इन आए और 0 हो जाता है अगर उसका क्लियर आए। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए कि जी ये एक रजिस्टर है जिसका एक जो 1 होता है अगर बाहर से अच्छा क्लियर का सिग्नल आए तो ये क्लियर हो जाएगा और ये मेरा एक रजिस्टर बन गया। तो ये सिंगल रजिस्टर है जिसपे इन का सिग्नल आए बाहर से तो 1 हो जाता है, क्लियर आए तो ये वापस रीसेट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक जो आपको नजर आ रहा है ये काम कर रहा है। ठीक है, कि रीसेट या क्लियर है तो 0 हो गया, तो एक सिंगल बिट का समझे सेट और रीसेट की, इन को सेट से कनेक्ट कर दिया, रीसेट को क्लियर। और आगे हमने क्या किया हुआ है, आगे हमने ये किया हुआ है कि एक काउंटर चला दिया है। ठीक है, और वो काउंटर को हमने कहा है कि बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ अगर काउंट इनेबल आए। ठीक है, अच्छा, और ये जो सिग्नल है ये काउंट इनेबल ही है जो हमने अभी बनाया था, तो इसके ऊपर हमने कहा है कि आगे एक काउंटर लगा दो और उस काउंटर को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो ये हमारा काउंटर हो गया, इसको हम प्लस प्लस करते जाएं प्लस प्लस करते जाएं और वापस लिखवाते जाएं। ठीक है, और जब ये काउंटर रीच अ मैक्सिमम वैल्यू समथिंग मैक्स, ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर दें। ठीक है, और यही क्लियर आई थिंक मैंने उधर पीछे टाइप किया हुआ कि जब ये मैक्सिमम को पहुंचता है तो यही क्लियर जो है ये इसको भी क्लियर कर देता है जो पहले एक बिट बनाई थी, और आउटपुट भी यही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इज इक्वल टू मैक्स है ये इसको भी क्लियर कर रहा है, इसको भी। चलें, ये लिखा मुझे पता नहीं इसको लिखने में क्या मसला है। ठीक है, लेकिन लेट्स से कि मैं इसको भी क्लियर कर रहा है, इस वाले क्लियर से भी टाइड है, और यही मेरी आउटपुट भी है। तो ये टोटल डिजाइन है। तो हमने किया क्या कि आपके पास यहाँ पर आया एक बाहर से सिग्नल, उस पर हमने एक बिट को 1 कर दिया और फिर हम काउंट करते गए ये 1 हो गया तो इनेबल हो गया तो ये काउंटर इंक्रीमेंट होता गया जब तक एक मैक्स वैल्यू तक नहीं पहुंचता। जब उस जो कि हमने लेट से रख दी 1 सेकंड या आधा सेकंड या कि इतना काउंटर बढ़ जाए कि 1 आध सेकंड हो चुका हो, और जब वो हो जाए तो हमने इसको भी क्लियर कर दिया और इसको भी क्लियर कर। तो जब ये क्लियर हो रहा था तो वो 1 साइकिल के लिए क्लियर होगा,
तो उसी को हमने आउट बना दिया। तो यानी कि इनपुट पे आप दरमियान में जितनी मर्जी दफा हमने 101010 किया होगा वो हुआ हो, ठीक है। तो हम सॉल्व डिबाउंस का मसला करना चाह रहे थे, इनपुट बार बार हुई, इनपुट बार बार भी ऊपर नीचे हो, लेकिन इधर जब एक दफा आए या 50 दफा आए, हम अगले जब तक काउंट एक मैक्स तक नहीं पहुंचता तब तक हम वेट करते रहते हैं, और जब वो मैक्स तक पहुंचता है तो उसको क्लियर भी कर देते हैं और इधर से डाटा भी उस क्लियर को ही बाहर भेज देते हैं, क्योंकि क्लियर एक साइकिल के लिए आएगा जब काउंट मैक्स के इक्वल होगा, उसके बाद अगले साइकिल में तो ये क्लियर होकर 0 हो जाएगा। तो हमारी आउटपुट जो होगी वो हमेशा फिर एक साइकिल वाली पल्स होगी, ठीक है। सो हमारी अगर इनपुट इस किस्म की आ रही थी कि ये बहुत दफा भी 10101010 हो रही थी, ठीक है, तो आउटपुट क्या करेगी, इसकी बेस पे हमने कहा अच्छा एक रजिस्टर को 1 कर दो और वो बहुत देर तक 1 रखो, और जब वो आखिर में क्लियर होने लगे तो उस साइकिल पे एक साइकिल के लिए आपने 1 जनरेट कर दिया, तो ये मेरी आउटपुट है। तो मैं चाह यही रहा था कि मैंने चाहे 10 दफा प्रेस मतलब वो 10 दफा स्विच बाउंस हो जाए लेकिन काउंटर एक दफा इंक्रीमेंट हो, तो ये क्योंकि आउटपुट एक साइकिल वाली पल्स है तो ये एक ही दफा इंक्रीमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो अभी हमने इसकी वैल्यू सेट की हुई थी कितना 100 1 2 3 4 5 6 100 मिलियन, विच मीन्स कि ये एक सेकंड पे सेट थी क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज पे हमारा क्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो जब मैंने एक बटन दबाया तो आपने देखा होगा कि वो उसकी जो एलईडी है वो थोड़ी सी देर में ऑन होती है, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ सेकंड कर दूं तो वो थोड़ा सा कम टाइम में वो ऑन हो जाएगी, क्योंकि हाफ सेकंड बाद हो जाएगी, और अगर मैं हाफ सेकंड भी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है 1/10 ऑफ अ सेकंड भी काफ़ी होगा, ठीक है। तो मे भी ये जो भी वैल्यू सेट की थी मैं दोबारा सेंसेस में नहीं जाना चाहता। ओके, सो यहाँ तक अब चीज़ें कुछ क्लियर होगी। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको ये वाले कोड तो शेयर कर दूंगा, दूसरा ये कि मैं कोशिश ये करूँगा कि बल्कि ये वाले कोड मैं शेयर ना करूँ तो बेहतर है ना, आप लोगों की लैब में भी आपने ये काम करना है, पहले ये बनाना है और उसके बाद आपने उसको मॉडिफाई करना है, तो नेक्स्ट लैब में शायद आपका इस किस्म का काम कुछ होगा। तो मैं मे भी आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने ये कोई टेस्ट बेंच बनाना होगा, कोई कोड लिखना होगा किसी सर्किट का। कोशिश मेरी ये होगी कि डिज़ाइन पहले से गिवन हो, डिज़ाइन आपने ना करना हो, आपने उसका वेरिलॉग कोड लिखना हो, उसका टेस्ट बेंच लिखना हो और उसको सिमुलेट करके देखना हो, इस किस्म की असाइनमेंट हो। पहली असाइनमेंट ऐसी होगी। दूसरी असाइनमेंट में आपको डिज़ाइन का कोई काम भी होगा कि आपने कोई एक सर्किट डिज़ाइन भी करना है और उसको कोड भी करना है, ठीक है। तो अभी इस वीक वाली में इंशाल्लाह सिर्फ डिज़ाइन, सिर्फ आपने कोड लिखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ, रिकॉर्डिंग इसकी रोक देते हैं और फिर मैं